लक्ष्य को विभाग आपसी समन्वय बनाकर पूरा करे, मुख्यमंत्री ने जारी किए निर्देश। देश की राजधानी ही नहीं, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में खतरनाक स्तर तक पहुंचा प्रदूषण, AQI 238 चिंताजनक। डोईवाला में मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट सूर्यधार बांध झील तैयार, 1.5 साल के भीतर ही बनकर हुआ तैयार। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर सीएम करेंगे उद्घाटन। कोरोना ने रोकी यात्रा की रफ्तार, पूरे सीजन में केवल 2.40 लाख तीर्थयात्रियों ने किए दर्शन, पिछले साल की तुलना में तीर्थयात्री घटे। सीजन की पहली बर्फबारी की नीति, घाटी से बिछी बर्फ की सफेद चादर बिछने से इलाके में बढ़ी ठंड। उत्तराखंड में 17 नवंबर से खुलेंगे सरकारी आवासीय स्कूल खोले जाने को लेकर SOP जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बुलेटिन की शुरुआत करते इस वक्त की बड़ी खबर से। देहरादून से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। पशुपालन और मत्स्य विभाग समीक्षा बैठक, पशुपालन मंत्री रेखा आर्या की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। विभाग में चल रहे कार्यों की रेखा आर्या ने समीक्षा बैठक की है और सभी विभागीय अधिकारी इसमें मौजूद रहे हैं। बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं। समीक्षा बैठक में विभागीय अधिकारी भी रहे हैं मौजूद। देहरादून से पशुपालन और मत्स्य विभाग की समीक्षा बैठक चल रही है। पशुपालन मंत्री रेखा आर्या की अध्यक्षता में हो रही है बैठक। विभाग में चल रहे कार्यों की रेखा आर्या ने की समीक्षा। और एक और बड़ी खबर आपको हरिद्वार से बता रहे हैं। विधायक प्रणव सिंह चैंकी ने जारी किया है वीडियो। बड़ी खबर आपको हरिद्वार से बता रहे हैं। हरिद्वार विधायक प्रणव सिंह चैंपियन ने वीडियो जारी कर खेद प्रकट किया है। ABVP कार्यकर्ताओं के साथ ऑडियो पर हुआ था वायरल, आज अपनी वीडियो जारी कर खेद प्रकट किया है। बड़ी खबर आपको अयोध्या से बता रहे हैं। माफ करिएगा, हरिद्वार से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। यहां पर विधायक प्रणव सिंह चैंपियन ने जारी किया है वीडियो। प्रणव सिंह ने वीडियो जारी कर खेद प्रकट किया है। ABVP कार्यकर्ताओं के साथ ऑडियो हुआ था वायरल। बड़ी खबर आपको हरिद्वार से बता रहे हैं। विधायक प्रणव सिंह चैंपियन ने जारी किया है वीडियो। जो घटनाक्रम हाल फिलहाल में हुआ है उस विषय में मैं स्पष्ट कर दूं कि अपने अनुवांशिक संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को हमने कोई अपशब्द नहीं कहा, बल्कि जो विरोधी बसपा और कांग्रेस के लोग हमारे कार्यकर्ताओं को बरगला रहे हैं उनके विरुद्ध मैंने कड़ाई से कहा था। मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्पित अनुशासित कार्यकर्ता हूं और अपने अनुवांशिक संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को सदैव दुलार के साथ मैं रखता आया हूं, क्योंकि हमारे बच्चों के समान है। भारतीय जनता पार्टी के 2 दिवसीय मंडल प्रशिक्षण कार्यक्रम में बेरीनाग में शुरू हो गया है। प्रशिक्षण में भाजपा के नगर और ग्रामीण मंडल के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं के 2 दिनों तक जिला और प्रदेश पदाधिकारियों के द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। कार्यक्रम 4 वर्गों में बांटा गया है। प्रशिक्षण में भारत में बदलती राजनीति और राज्य सरकार की उपलब्धियों और भाजपा का इतिहास बताया जा रहा है। भाजपा के ग्रामीण मंडल और नगर मंडल में यह प्रशिक्षण संचालित किया जा रहा है। प्रशिक्षण में सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता मौजूद हैं। अपनी आदतन उसमें गाली गलौज करते गाली देने पर उन्हें भाजपा से जो है मान भी लिया जाए कि उसने माफी मांग ली, तो कल जो ऑडियो आया है जिसमें वो ABVP के ने खुद बीजेपी के प्रदेश कार्यालय का घेराव भी किया था, आप सब उसके साक्षी हैं। और भविष्य ना उनको बुलाओ, वार्ता में आप सभी पत्रकार बंधुओं का मैं रवि, जो कि अपनी आदतन उसमें गाली गलौज करते गाली देने पर लिया जाए कि उसने माफी मांग ली, तो कल जो ऑडियो आया है जिसमें वो ABVP के ने खुद बीजेपी के प्रदेश कार्यालय का घेराव भी किया था, आप सब उसके साक्षी हैं। और भविष्य ना उनको बुलाओ, वार्ता में आप सभी
बीजेपी ने चैंपियन को उत्तराखंड के वासियों को और उत्तराखंड को गाली देने पर 6 साल के लिए निष्कासित किया। उसके बाद 13 महीनों में बड़े ही नाटकीय ढंग से उसको वापस लिया गया। तो ये सब बीजेपी का एक नाटक था। बीजेपी जो कि अपने संगठन की बात करती है, जो कि ये कहती है कि हमारे यहाँ बहुत नियम हैं, कायदे हैं हमारे संगठन में। अगर कोई व्यक्ति हमारा विधायक है या कोई भी है, हमारे यहाँ बड़ा सिस्टम से काम होता है। तो ये सब जानते हैं कि चैंपियन जैसा व्यक्ति जो कि एबीवीपी के पदाधिकारी को गाली दे रहा है, उस भारतीय जनता पार्टी का 2 दिवसीय मंडल प्रशिक्षण कार्यक्रम बेरीनाग में शुरू हो गया है। प्रशिक्षण में भाजपा और नगर ग्रामीण मंडल पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं को 2 दिनों तक जिला और प्रदेश का पदाधिकारियों के द्वारा प्रशिक्षण द्वारा दिया जाएगा। कार्यक्रम में 4 वर्गों में बांटा गया। प्रशिक्षण में भारत में बदलती राजनीति और राज्य सरकार की उपलब्धियां और भारत का इतिहास बताया जा रहा है। भाजपा के ग्रामीण मंडल और नगर मंडल में यह प्रशिक्षण संचालित किया जा रहा है। प्रशिक्षण में सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता मौजूद हैं। जब अल्मोड़ा में गए वर्ष 2000 खबर सितारगंज से। देश में हो रहे महिला एवं दलित उत्पीड़न को रोकथाम के लिए उप जिलाधिकारी के माध्यम से कांग्रेस ने प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा है। देश एवं प्रदेश की महिलाओं के साथ आए दिन छेड़छाड़ व बलात्कार जैसी घटनाओं पर सरकार को उचित कदम उठाने व देश प्रदेश के लगातार उत्पीड़न की घटनाओं को लेकर ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में कहा गया है कि इस प्रकार की घटनाएं की रोकथाम के लिए उचित निर्णय व कठोर कानून बनाए जाए। ज्ञापन सौंपने से पहले नगर कांग्रेस कमेटी ने नानक मत्ता उप तहसील में धरना प्रदर्शन किया, जिसमें पूर्व विधायक गोपाल सिंह राणा भी मौजूद रहे। युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष नानक मत्ता अनीश सिंह राणा ने बताया कि हमारा महिला उत्पीड़न दलित उत्पीड़न के खिलाफ नानक मत्ता उप तहसील में उत्तराखंड में हम सभी कांग्रेसियों ने धरने में बैठे थे। उत्तराखंड सरकार से मांग है कि महिलाओं को सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। हमारे बच्चों के साथ में तहसील में हमारा महिला एवं दलित उत्पीड़न के खिलाफ धरना प्रदर्शन में हम यहाँ बैठे हैं। हमारा इस सरकार से मांग है कि जो ठोस कानून बनाए जिसमें हमारे देश में प्रदेश में महिलाओं के साथ आए दिन शोषण की घटनाएं, बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं, चाहे वो हमारा उत्तराखंड राज्य हो या चाहे यूपी का राज्य हो, ये पूरे देश में त्राही त्राही मची हुई है। नैनीताल से हल्द्वानी गोलापार नगर का कूड़ा डोरहर नगर पालिका वाहनों को टैक्स, फिटनेस व अन्य कागजों के दुरुस्त नहीं पाए जाने पर चेकिंग के दौरान परिवहन विभाग अधिकारियों द्वारा 2019 में चालान किए जा रहे थे। नगर पालिका की गाड़ियों की चालानी कार्रवाई को लेकर जब वाहन चालकों ने पालिका अध्यक्ष से मुलाकात की तो पालिका अध्यक्ष ने वाहन चालकों को दोषी ठहराते हुए उन्हें कार्यमुक्त कर दिया था और सफाई निरीक्षक कुलदीप कुमार ने वाहन चालक पवन कुमार पर पालिका के पैसों पर गबन का झूठा आरोप लगाते हुए उन्हें बदनाम किया। जबकि वाहन चालक पवन का कहना है कि विगत 10 वर्षों से नगर पालिका नैनीताल में कार्यरत है, उन्हें दोषी ठहराते हुए कार्यमुक्त कर बदनाम किया जा रहा है। अगर नगर पालिका द्वारा 10 दिनों के भीतर वापस कार बहाली पर रखने के निर्देश नहीं दिए गए तो निरीक्षक के खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं की गई तो वह नगर पालिका परिसर में आत्मदाह कर लेंगे, जिसका संपूर्ण जिम्मेदार नगर पालिका प्रशासन होगा। ये 2019 में 21 दिसंबर को नगर पालिका की गाड़ियों के चालान किए जा रहे थे परिवहन अधिकारी द्वारा। ना तो गाड़ी का टैक्स, फिटनेस, इंश्योरेंस कुछ नहीं था गाड़ियों का। तो हमारे द्वारा पालिका अध्यक्ष जी से वार्ता की गई कि गाड़ियों के पेपर वगैरह नहीं है, जिस कारण गाड़ियों को चालान किया जा रहा है। लेकिन उन्होंने दोषी मानकर उनका हमें हटा दिया, हमारे कार्य मुक्ति कर दिया। हम पिछले 10 वर्षों से नगर पालिका को सेवा देते आए हैं, लेकिन हमें बेवजह काम से हटा दिया। और सफाई निरीक्षक जो हैं कुलदीप कुमार, उनके द्वारा हमारे पर झूठे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं और रोज़ हमें बदनाम किया जा रहा है पूरे समाज में कि इन्होंने 3-4 लाख रुपए का गबन किया है यहाँ नगर पालिका के इस धनराशि का। और इसी बीच आपको डोईवाला से बड़ी खबर बता रहे हैं। बड़ी खबर डोईवाला से आ रही। अज्ञात शव मिलने से सन गांव में क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सन गांव पुल के नीचे नदी में मिला है अज्ञात शव। बड़ी खबर आपको डोईवाला से बता रहे हैं। अज्ञात शव की जांच में जुटी है रानी पोखरी थाना पुलिस। थाना रानी पोखरी के अंतर्गत अज्ञात शव मिलने से दहशत का माहौल है। बड़ी खबर आपको डोईवाला से बता रहे हैं। अज्ञात शव मिलने से सन गांव क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। सन गांव पुल के नीचे नदी में मिला है अज्ञात शव। अज्ञात शव की जांच में जुटी है रानी पोखरी थाना पुलिस। थाना रानी पोखरी अंतर्गत अज्ञात शव मिलने से दहशत।
बाजपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें महिला सशक्तिकरण तथा सुरक्षा को लेकर विचार विमर्श किया गया। इस दौरान उपखंड शिक्षा अधिकारी ने छात्राओं को और महिलाओं सशक्तिकरण के संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी। बता दें कि बाजपुर में सिंचाई विभाग गेस्ट हाउस में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र सम्मेलन में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि उपखंड शिक्षा अधिकारी प्रेमा बिष्ट ने स्वामी विवेकानंद के चित्र पर सम्मुख पुष्प अर्पित करके किया। सम्मेलन का आयोजित किया गया है। इस बहाने गर्ल्स को अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। और आज हम आज़ाद भारत में महिला सशक्तिकरण की बात कह रहे हैं, तो बेहतर है कि छात्राएं खुद आगे आएं, अपने मुद्दों पर बात करें और सुरक्षा को लेकर खुद भी सशक्त बनें और दूसरों को भी उसी हेतु जागरूक करें। तो मेरा मानना यह है कि महिला सशक्तिकरण से ज़्यादा महिलाओं की सुरक्षा की आवश्यकता है हमारे देश में, जिस तरह के आजकल परिस्थितियां बन रही हैं। क्योंकि अभी आपने देखा होगा, रिसेंटली केस देखा होगा मनीषा जी का, ठीक है, उससे पहले देखा होगा आपने हैदराबाद की डॉक्टर लेडी का। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में ही सशक्त थी। तो अगर हमारा देश पीछे रह रहा है तो महिला सुरक्षा को लेकर रह रहा है पीछे। इसके लिए छात्राओं बहनों को भी खुद को भी आगे आना होगा, क्योंकि जब तक कहते हैं कि जब तक हम अपनी मदद के लिए खुद आगे नहीं आएंगे तो दूसरा कौन है हमारी मदद करने के आगे आएगा। कब तक हम दूसरों के सहारे बैठेंगे, कोई आएगा हमें बचाएगा। अपने तरफ आते हुए वो पहले हाथ को अगर हम तभी रोक देते तो शायद इतना बड़ा नहीं होता। तो ज़रूरत है हमें खुद को जागरूक होने की, खुद को अपनी सुरक्षा के लिए जागरूक होने के लिए। उत्तराखंड का सबसे बड़ा हवाई अड्डा अब नए स्वरूप में सामने आने वाला है और एयरपोर्ट टर्मिनल की बिल्डिंग की खासियत ऐसी है जिसको देखते हुए हवाई यात्रियों के मन में उत्तराखंड की ओर और अधिक नज़दीक आने को देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि उत्तराखंड की संस्कृति, कल्चर के साथ धार्मिक और पर्यटन की झलक इस नए एयरपोर्ट पर देखने को मिलेगी। साथ ही पुरानी एयरपोर्ट बिल्डिंग के मुकाबले नई बिल्डिंग 10 गुना बड़ी है, यानी इस बिल्डिंग में यात्री की संख्या 1800 होगी। तो वहीं इस पूरी बिल्डिंग 42,600 मीटर एरिया में बनाई गई है। देहरादून हवाई अड्डे के निदेशक D.K. गौतम ने बताया कि कोरोना काल में भी एयरपोर्ट बिल्डिंग का काम आलूवालिया कंस्ट्रक्शन कंपनी ने प्रभावित नहीं होने दिया। इस काम से उत्तराखंड के स्थानीय लोगों को काफ़ी रोजगार मिला। साथ ही राज्य की सरकार ने जो उपेक्षा एयरपोर्ट को लेकर निर्माण कार्य कर रही थी, कंपनी के सामने रखी थी, वह यात्रियों को देखने को मिलेगी। पैसेंजर्स के साथ 150 पैसेंजर की कैपेसिटी है। जो नई बिल्डिंग है उसका एरिया करीब 42,600 स्क्वायर मीटर है, यानी कि इसका जो 4200 था उसका 42,600 का इस पे एरिया है। उसकी जो पीक आवर हैंडलिंग कैपेसिटी है वो 1800 की है, 900 डिपार्चर 900 अराइवल। तो जो आजकल नए भी हमारे विश्व स्तर के जितने भी एयरपोर्ट हमारे बनते हैं वो सारी तमाम सुविधाएं उसमें हैं। मैं अगर यात्री सुविधाओं के हिसाब से बात करूँ तो 36 चेक इन काउंटर उसमें लग रहे हैं, 36 को बोल रहे हैं। तो उसमें हम 6 लिफ्ट लगा रहे हैं, हमारे 4 एस्केलेटर लगेंगे और इस तरह से और जो सुविधाएं हमारी होती है नई बिल्डिंग की वो सारी सुविधाएं उसमें हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा मद्य निषेध नीति बनाए जाने के संबंधित हाईकोर्ट के फैसले का पालन नहीं होने पर दाखिल अवमानना याचिका में सरकार की तरफ से जवाब पेश किया गया है, जिस पर याचिकाकर्ता द्वारा आपत्ति करते हुए कोर्ट को अवगत कराया है कि आयुक्त आबकारी द्वारा दाखिल शपथ पत्र में यह खुद साबित हो रहा है कि प्रदेश में शराब के ठेके और बार में IP एड्रेस युक्त CCTV कैमरे लगवाने के कार्य प्रगति हाईकोर्ट के आदेश का अनुरूप नहीं है। सरकार द्वारा दाखिल जवाब में याचिकाकर्ता संतुष्ट नहीं है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने उपरोक्त कार्य में सरकार द्वारा रह रही कमियों को पूरा करने हेतु 1 माह का समय देते हुए अनुपालन रिपोर्ट पुनः एफिडेविट दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई अगले माह होगी। माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में मेरे द्वारा दाखिल अवमानना याचिका, जिसमें कि पूर्व में 29 अगस्त 2019 को राज्य सरकार को निर्देश दिए गए थे कि वो मद्य निषेध की नीति बनाएं और साथ में जितने भी शराब की दुकानें हैं, बार, रेस्टोरेंट हैं, उनमें IP एड्रेस युक्त CCTV कैमरा लगाए जाने के निर्देश दिए गए थे। क्योंकि उसका अभी तक पालन नहीं हुआ था तो पूर्व में भी एक शपथ पत्र दाखिल किया गया था जिस पर आपत्ति मेरे द्वारा की गई थी और राज्य सरकार को पुनः शपथ पत्र दाखिल करने का आदेश दिया गया था। तो आज वह शपथ पत्र राज्य सरकार का रिकॉर्ड पर लिया गया। उससे यह अभी भी स्पष्ट हो रहा है कि माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल के आदेश का पालन नहीं हुआ है पूरी तरह से। तो आज मेरी आपत्ति पर पुनः राज्य सरकार को कोर्ट के द्वारा आदेश किया गया है कि वह रही कसर जो भी है, जो अभी तक अनुपालन नहीं हुआ है, उसको 1 महीने के भीतर अनुपालन कर
शपथ पत्र दाखिल करने के निर्देश दिए। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। घंटों रियाज करना पड़ता है एक ब्लॉकबस्टर गाना बनाने के लिए, लेकिन डेंगू जैसी बीमारी को हराने के लिए हमें बस 10 मिनट निकालने हैं। एक सिंपल सा काम करना है। दिल्ली सरकार द्वारा डेंगू के खिलाफ चलाए जा रहे कैंपेन को फॉलो करें। हर संडे सुबह 10 बजे 10 मिनट का टाइम निकालकर अपने घर और आसपास में चेकिंग करें कि कहीं साफ पानी जमा तो नहीं, और अगर है तो उसे उड़ेल दें, बदल दें, या उसमें पेट्रोल या तेल डाल दें। वैसे 10 मिनट में मेरे 2 गाने सुनते हुए भी आप ये काम कर सकते हैं। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट हर रविवार, डेंगू पर वार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। रुद्रपुर में बीती देर रात खेड़ा बस्ती में घर में जुआ खेलने के विवाद इतना बढ़ गया कि 2 पक्षों में मामूली कहासुनी के बाद पथराव शुरू हो गया। देखते ही देखते पत्थरबाजी व धारदार हथियारों के हमले में 2 पक्षों में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर रमपुरा पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और लाठी भांजकर भीड़ को तितर-बितर किया। वहीं आनन फानन में घायलों को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने गंभीर हालत को देखते हुए हल्द्वानी रेफर कर दिया। उधर रमपुरा चौकी में एक पक्ष की तहरीर आने के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों पर मुकदमा दर्ज करने की तैयारी कर रही है। चौकी प्रभारी मटपाल ने बताया कि अभी एक ही पक्ष की तहरीर आई है, दूसरे पक्ष की तहरीर व आरोपियों का इंतजार किया जा रहा है। बावजूद इसके रामलाल की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने की तैयारी कर रही है। मामले की जाँच कर रही दोनों पक्षों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रुद्रपुर में कृषि कानून के विरोध में किसानों को गुस्सा फूट पड़ा है। उन्होंने काशीपुर रोड जाम कर दिया है। जाम लगने से हाईवे वाहनों की रफ्तार थम गई थी और लोगों को खासी परेशानी हुई। किसानों ने कहा कि कृषि कानून की तरह से उनके हित में नहीं है। सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात कर रही है, वह भी पूर्ण रूप से सुनिश्चित नहीं है। कच्चे आढ़ती किसानों को संग मनमानी कर रहे हैं। इसके संगठन पुरजोर विरोध करेगी और किसानों ने कृषि कानून के विरोध में जुलूस भी निकाला। तराई किसानों संगठन के बैनर तले किसानों ने गल्ला मंडी के सामने काशीपुर NH 74 पर कृषि कानून को हटाने की मांग को लेकर चक्का जाम कर दिया। हाईवे पर भारी संख्या में किसान बैठकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों ने एकजुट होकर कहा कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं लिया जाएगा, इस तरह विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। तय होने के बाद 2 ट्रालियां राइफल पे उतर गई, तो जो 3 ट्रालियों का केदारनाथ धाम में बर्फबारी होने से बाबा धाम कैलाशमय हो गया है। धाम में सुबह मौसम करवट बदलते ही तापमान में गिरावट आ गई है, जिसके बाद दोपहर को धाम में जमकर बर्फबारी हुई। इसके अलावा अन्य ऊंचाई वाले इलाकों में मधमेश्वर, तुंगनाथ सहित हिमालय की चोटियों पर बर्फबारी देखने को मिल रही है। देखिए पूरी रिपोर्ट। उत्तराखंड में मौसम ने ली फिर करवट। चारों धामों में बर्फबारी से बढ़ी ठंड। बर्फबारी से कैलाश में हुई केदारपुरी। यमुनोत्री धाम में भी गिरी बर्फ की फुहारें। सफेद चादर में लिपटी पहाड़ों की सुंदरता। कड़ाके की सर्दी से जम गए नल और नाले। लंबी कतार में भक्त कर रहे हैं दर्शनों का इंतजार।
उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर से करवट बदल ली है। धामों में भी 2 इंच तक बर्फबारी से केदार नगरी सफेद नजर आ रही है। बर्फबारी के कारण ठंड भी बढ़ गई है। सीजन की ये दूसरी बर्फबारी है। बर्फबारी से यात्रियों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कड़ाके की सर्दी से यहाँ नल और नाले जम गए हैं। घरों की छतों समेत कई जगह बर्फ की परत जम गई है, जिस वजह से केदारनाथ धाम में चल रहे निर्माण कार्य भी ठप पड़ गए हैं। केदारनाथ धाम के कपाट 16 नवंबर को भैया दूज के पर्व पर बंद होंगे। कपाट बंद होने से पहले यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। बता दें, हाल ही में केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के कपाट शीतकाल के लिए बंद करने की तिथियां निश्चित की गई हैं, जिसके चलते यहां बड़ी तादाद में श्रद्धालु आ रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कब बंद होंगे चारों धामों के कपाट। गंगोत्री मंदिर 15 नवंबर 2020 को दोपहर 12:15 पर। यमुनोत्री 16 नवंबर 2020 को दोपहर 12:15 पर। बद्रीनाथ धाम 19 नवंबर 2020 को अपराह्न 3:35 पर। केदारनाथ धाम 16 नवंबर 2020 को सुबह 5:30 बजे। गंगोत्री धाम। गंगोत्री गंगा नदी का उद्गम स्थान है। गंगा जी का मंदिर समुद्र तल से 3042 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। भागीरथी के दाहिने ओर के परिवेश अत्यंत आकर्षक एवं मनोहारी है। ये स्थान उत्तरकाशी से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गंगा मैया के मंदिर का निर्माण गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा द्वारा 18वीं शताब्दी की शुरुआत में किया गया था। वर्तमान मंदिर का पुनर्निर्माण जयपुर के राजघराने द्वारा किया गया था। प्रत्येक वर्ष मई से अक्टूबर के महीने के बीच पतित पावनी गंगा मैया के दर्शन करने के लिए लाखों श्रद्धालु तीर्थयात्री यहाँ आते हैं। यमुनोत्री की तरह गंगोत्री का पतित पावन मंदिर भी अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर खुलता है और दीपावली के दिन मंदिर के कपाट बंद होते हैं। यमुनोत्री धाम में बर्फ की फुहारें। हिंदू धर्म के हिमालय क्षेत्र के 4 पावन धामों में यमुनोत्री धाम प्रमुख है। यमुनोत्री यमुना नदी का उद्गम स्थान है। यहाँ बंदरपुंज चोटी के पश्चिम किनारे पर यमुनोत्री मंदिर स्थित है, जो समुद्र तल से 3185 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। हिमालय से निकलकर पूर्व दिशा में बहने वाली पवित्र नदियों में गंगा और यमुना नदी प्रमुख है। यमुना नदी के पवित्र जल की विशेषता है कि अपने उद्गम स्थल से लेकर गंगा नदी में विलीन होने तक इसका जल श्याम या कृष्ण रंगी होता है। बहरहाल धामों में बर्फबारी होने से ठंड बढ़ गई है। ठंड के बाद भी लगातार श्रद्धालु दर्शन करने को पहुंच रहे हैं। आपको बता दें, यात्रियों की संख्या बढ़नी तब शुरू हुई जब देश भर के श्रद्धालुओं को 4 धाम आने की अनुमति में छूट मिली। यात्रा शुरू होने से अब तक 1 लाख से अधिक बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। केदार घाटी में चहल पहल काफी हो रही है। वहीं अगर बात करें बद्रीनाथ की, तो वहाँ भी भारी बर्फबारी के बीच श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं और पहाड़ों पर बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। एक तीर्थयात्री ने बताया कि बर्फबारी के दौरान बद्रीनाथ धाम आना उनके लिए बहुत अच्छा अनुभव रहा। कोरोना महामारी के प्रकोप के बीच 4 धामों की यात्रा 1 जुलाई से उत्तराखंड के लोगों के लिए शुरू हुई थी। हालांकि केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट अपने नियत समय पर ही खुले, लेकिन सिर्फ मंदिर समिति से जुड़े लोग ही कपाट खुलने के वक्त मौजूद थे। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।